हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाती हुई की एमए हिस्ट्री और एमए हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है MHI 101। अब जून के एग्जाम हो चुके हैं। अब आपके जो दिसंबर सेशन के एग्जाम हैं, आई थिंक दिसंबर में आप डेट शीट आनी होती है, तो आपका जो असाइनमेंट है वो आपको 30 सितंबर तक इसमें असाइनमेंट सबमिट करनी है। तो मैं आपको इस समय इसकी असाइनमेंट करवा रही हूँ। राइट, असाइनमेंट में भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, एकदम ईजी लैंग्वेज में है, पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन पहले से ही हो जाएगी। राइट, असाइनमेंट बिल्कुल सिंपल है। आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको यूट्यूब में दिखा रखा है, मैंने शो कर रखा है कि आपको असाइनमेंट कैसे निकालनी है। ठीक है, MHI 101 आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, तो आपको असाइनमेंट 30 सितंबर तक सबमिट करनी है। असाइनमेंट से सबसे पहले आपको सारी असाइनमेंट से पहले ये क्वेश्चन पेपर लगाना है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना इनरोलमेंट नंबर लगाना है, जो आपको अपनी वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर वो PDF बना के आपको जो लिंक प्रोवाइड करेगा आपका रीजनल सेंटर, वहाँ पर आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है 30 सितंबर से पहले। राइट, असाइनमेंट अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बिकॉज आपका जो 70% मार्क्स होते हैं वो थ्योरी के होते हैं और 30% मार्क्स आपके असाइनमेंट के होते हैं। राइट, तो इसलिए असाइनमेंट अच्छे से कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकें। राइट, तो आपको जो है फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन करने हैं और सेकंड पार्ट में से 2 क्वेश्चन करने हैं। यही पैटर्न आपका एग्जाम में भी रहता है। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको इसमें से 3 या इसमें से 2, उसमें तो आपको एग्जाम के टाइम पे तो चॉइस होती है, आप इनमें से 3 कर लो या उसमें से 2 कर लो, यानी कि आपको मिनिमम हर भाग में से 2 तो करने ही हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन की शांग सभ्यता के महत्व की चर्चा कीजिए। राइट, ये चीन की शांग सभ्यता है, बिकॉज चीन की सभ्यता, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना बेटा। राइट, PDF अगर आप लेंगे हो तो उसका तो पेड है, तो यहीं से इससे बेटर है कि आप यहीं से आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रॉल भी करूँगी लास्ट में। राइट, चीन की शांग सभ्यता बहुत ही प्राचीन है और चीन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी क्योंकि उन लोगों ने लिखना सीख लिया था। उन्होंने एक अपनी ही लिपि निकाली थी, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर राजवंशों का काल था। यहाँ पर एक राजा था जो कि सारे अपने कबीले की रक्षा करता था, उसके नियम कानून बनाता था। राइट, चीन की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व पुरानी है और उसके बाद राजवंशों का काल शुरू हो गया था। पहला सम्राट इसका फुनशी था और जिसने 2852 ईसा पूर्व से 2738 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो इसी बीच में आपको याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता भी पनप रही थी। राइट, पहला साम्राज्य हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं थी और ये आपस में क्या करती थी, व्यापार भी करती थी। राइट, इसमें इन्होंने घर बनाना, शिकार करना, संग्रह करना, जानवरों को पालना सिखाया। चीन का दूसरा सम्राट था किनशी हुआंग, जिसे पीला सम्राट, यानी कि कहीं कहीं पर इसको पीत भी बोला गया बेटा। ठीक है, पीत सम्राट, येलो एम्पेरियर भी बोला जाता है। और उसने चीन को क्या किया कि चीन इतना बड़ा था, राइट, तो उसको छोटे छोटे भागों में उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, विभाजित किया और उसके बाद विभिन्न राजवंशों का काल शुरू हुआ। तो जो राजवंश के काल थे, यहाँ से आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिया राजवंश आया था 2016 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। फिर शांग राजवंश आया था, जिसके बारे में अभी हमको पढ़ना है। राइट, वो 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व तक था। आपको पता होगा कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हो गया था, तो फिर लोहे धातु थी, कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद है झोंग राजवंश। झोंग को कहीं पर जोंग लिखा है, कहीं पर जोंग लिखा है। राइट, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, जो आपको बुक में देखा होगा आपको वही लिखना है। तो 1046 ईसा पूर्व से 256 ईसा पूर्व था। ये सबसे लंबे समय तक इसने शासन किया। किन्न राजवंश 221 ईसा पूर्व से 206 ईसा पूर्व तक था और इसने चीन को एकीकृत किया था। राइट, ये राजनीतिक एकता का अभाव था। झोंग राजवंश के काल में कन्फ्यूशियसवाद का विकास हुआ। राइट, हान्स राजवंश, ठीक है। कन्फ्यूशियसवाद क्या होता है? कन्फ्यूशियसवाद मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में बताया भी है कि ये एक तरह की विचारधारा है। राइट, जिसमें कि कहा है कि मानव को नैतिकता सिखानी है। कन्फ्यूशियस एक चर्च का पादरी था, ठीक है, पोप जिसे कहते हैं। उसने क्या किया था कि मानवता को बहुत ज़्यादा, जैसे दुष्कर्म ना करे, कोई पाप ना करे, कोई राजा गलत काम ना करे, तो उस चीज़ को कैसे सिखाएं? उस चीज़ को हमने ऐसे किया कि आप नैतिकता की शिक्षा दी कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो आपको बुरा नतीजा होएगा, आप नरक में जाओगे। इस तरीके की सोच जो है, ताकि लोग गलत काम करने से डरें, उसी कन्फ्यूशियसवाद की विकास हुआ था झोंग राजवंश में। हान राजवंश चीन के इतिहास, जो हान राजवंश सबसे लास्ट वाला है, चीन के इतिहास का यह सुनहरा दौर था जो अपनी स्थिरता, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के लिए जाना जाता है। राइट, आई होप आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके,
स्टार्ट करते हैं। इसके केंद्रीय सरकार की स्थापना की और रेशम मार्ग खोला और कन्फ्यूशियसवाद को स्थापित किया। ठीक है, इस काल में ही कागज और चीनी मिट्टी के बर्तनों जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। राइट, इन्होंने ताड़ के पत्तों, चीन के पत्तों पर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, अपनी एक लिपि बनाई थी। ठीक है, चीन पूर्वी समुद्री तट से व्यापार किया करता था। यांगतेज नदी और हुआंग हो नदी के कारण यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती थी, इसलिए यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती थी। दो बार लिख दिया। ठीक है, पटसन के रेशे से बने वस्त्र यहाँ पर बनते थे और हड्डियों और पत्थरों के बने औजार, खेती के उपकरण बनते थे। यहाँ पशुपालन का चलन था, परंतु पशुपालन को महत्व नहीं दिया जाता था। ओके, सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। हुआंग हो नदी के उत्तर दक्षिण के स्थल में कांसे का काम महत्वपूर्ण था। कांसे जो है वो टिन और तांबा को मिला के कांस्य धातु का आविष्कार किया गया था। मतलब कांस्य धातु बनाई गई थी, उसका टेम्परेचर को कम करने के लिए तांबे के अंदर सीसा या फिर टिन मिलाया जाता था। ठीक है, ये हम और जो सभ्यताएं हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। शांग राजवंश, शांग लोगों का मानना था कि उनके पूर्वज देवताओं से जुड़े थे। राइट, शांग राजवंश जो है 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व का है। शांग राजवंश के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा अनुष्ठान करते थे। यहाँ बलि का भी अभ्यास था। राइट, हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा से भारत में होती थी, तो भारत से क्या यूरोप, एशिया सब जगह देवी देवताओं की पूजा होती थी। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। आपने पढ़ा होगा कि मेसोपोटामिया के, इसमें भी मैंने बताया है कि मेसोपोटामिया में भी जो है शगुन, अपशगुन, इस तरीके की प्रथाएं थी। तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, बलि दी जाती थी देवी देवताओं की, बहुत सारे देवी देवताएं थे। राइट, तो ऐसे ही शांग राजवंश में एक सामाजिक पिरामिड था जिसमें सबसे पहले राजा, कुलीन वर्ग, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, किसान, मजदूर आते थे। अन्यांग शहर, शांग राजवंश की राजधानी थी और वहाँ खुदाई में मिली हड्डियों से यह पता चलता है कि वहाँ जंगल कितना घना होगा। ठीक है, ऑलराइट, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट है अंतिम 12 राजाओं ने शांग राजवंश पर शासन किया और शांग राजवंश के 10वें शासन में ने 1500 ईसा पूर्व के आसपास चेंगचाओ नामक शहर बसाया था। इस समय मानव बलि के साथ साथ अनुष्ठान और लेखन का भी प्रमाण मिलता है। राइट, मानव बलि देना और लेखन के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। लेखन कैसे करते थे? वो कछुए की जो हड्डियाँ होती थी, जो उसके जो ऊपर का खाल जिसे कहते हैं, वो जो हार्ड सा पार्ट होता था, उसमें जो है खोद के, ठीक है, उसको उत्तीर्ण करके, खुदाई करके वहाँ पर उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी। ठीक है, और जैसे हड्डियाँ होती थी, ओरेकल, इसको जो ओरेकल लिपि कहा जाता है, जो चीन की होती है। राइट, ये 1122 ईसा पूर्व के आसपास जाओ राजवंश ने इसे पराजित किया था। किसे? शांग राजवंश को। और आधुनिक विद्वानों के बीच इस सटीक तारीख तिथि को लेकर कई लोग कहते हैं कि डाउट है, टाइम जो इसका जो तिथि है, जो डेट है, उसमें थोड़ा सा लोग जो लेखक जो है वो आपस में थोड़ा डाउट है इन लोगों को कि ये तिथि सही नहीं है। और कई लोग अब इसे 1046 ईसा पूर्व का वास्तविक तिथि भी मानते हैं। इस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था और उसे कैओलिन कहा जाता था और तथा भूरे रंग की मिट्टी के पतले बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चिकना किया जाता था। शांग राजवंश में चीनी लेखन का विकास हुआ था। राइट, और इसे ओरेकल बोन लिपि भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट, झोंग राजवंश के दौरान सील स्क्रिप्ट जुआंगशू के नाम से भी रूप में भी विकसित हुई थी। बाद में किन राजवंशों ने इसे पूरे चीन के लिए मानकीकृत कर दिया था। राइट, जेड यहाँ मिलने वाला सबसे कीमती पत्थर था जिसमें नक्काशी के कड़े भी बनाए जाते थे। मतलब एक तरह का पत्थर था जो कि बहुत महंगा था, जिसे कड़े, बर्तन, मतलब बहुत सारी वास्तुकलाएं बनाई जाती थी, महंगी। ठीक है, शांग युग में बड़े पैमाने पर कांसे का उपयोग मिलता है। हालांकि पत्थर के हंसिए और हड्डी के औजारों और हथियारों जैसे तीर का अग्र भाग का इस्तेमाल होता रहा। ठीक है, उत्तीर्ण करने के लिए कुछ नुकीली सी चीज़ चाहिए ना, तो उस तरीके से तीर का अग्र भाग को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ युद्ध में घोड़ा, रथ का उपयोग होता रहा
और दीवार से घिरी बस्तियां जो है यहाँ पर बनाई जाती रही। दीवार से घिरे शांग शहर में विभिन्न वंशों के लोग एक साथ रहते थे और इनके शासक सर्वश्रेष्ठ कुल में से बनते थे। 11वें शांग सम्राट में बेंगचाओ और 150 किलोमीटर उत्तर में यांग में अपनी राजधानी बनाई। ये वेई के एक शाखा हुआन के मैदानी इलाके में स्थित था। यह शाखा नीचे जाकर हुआंग हो में मिल जाती थी। राइट, जो शांग का जो सम्राट है, जो शांग सम्राट ने जो बेंगचाओ को 150 किलोमीटर में अन्यांग में अपनी राजधानी उसने बनाई थी। ठीक है, जो बाद में जाकर जो राजधानी वेई थी और वो नीचे जाकर हुआंग हो, ये नदी है उसमें जाकर मिल जाती थी। जब हासियो तुन, ये क्या है, हासियो तुन को विस्तार से खुदाई की गई। क्यों खुदाई करके, जो ये हमको कैसे पता चल रहा है, ये हमने जो पुरातात्विक विज्ञान थे उन्होंने खुदाई करके ये चीज़ पता लगाई कि मिट्टी के बने चबूतरे, शिल्प उत्पादन केंद्र के भंडार, कांस्य तथा जेड़ के साथ संभ्रांत लोगों की कब्रें भी मिली हैं। 16 ऐसी कब्रें मिली जिसमें लकड़ी के बने बत्ते जो है बॉक्स टाइप के जो है बने हैं और यहाँ रथ की साज सज्जा, औजार और हथियार भी रखे हैं। तो इसका मतलब है कि रथ है तो इसका मतलब वो युद्ध भी करते होंगे। अन्यंग में 1200 BC यानी कि 1200 ईसा पूर्व के आसपास 2 घोड़े वाले 2 पहिए के विकसित रथ का लगा था। तो इसका मतलब कि ये जो पहिया है ये एशिया से आया था, मेसोपोटामिया की तरफ से आया होगा, क्योंकि वहाँ पर पहिए का आविष्कार सबसे पहला हुआ था। तो इसका मतलब ये लोग वहाँ से भी सामान मंगाते थे और यह शाही सम्मान का प्रतीक था। चीन में रथों को दफनाने की प्रथा 400 ईसा पूर्व से तक चली और इसके बाद घुड़सवारी और अश्वसेना युद्ध में पूरी तरह उपयोग होने लगा। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर पर लाख का लाल रंग रोगन होता था और इन्हें वृक्ष से एक पदार्थ के रूप में प्राप्त किया जाता था। मोटे पटसन के कपड़े पहने जाते थे और इसके अलावा सिल्क का भी उपयोग होता था। समुद्र से प्राप्त कौड़ी सीपों का उपयोग किया जाता था। ये सारे आपके बुक के पॉइंट्स हैं। राइट, शांग सभ्यता में शांग मैंने बुक का और जितना भी मुझे मटेरियल मिला है उसको मिक्स करके आपके लिए अच्छे से आंसर बनाया है। शांग एक ऐसे युग और इस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें शास्त्रीय चीनी सभ्यता की नींव रखी, परंतु राजनीतिक दृष्टि से संभवतः दूसरे क्षेत्रों की राज्य व्यवस्थाओं को भी ग्रहण किया जो एक दूसरे के संपर्क में थी, परंतु शांग इनमें सबसे शक्तिशाली और अनुष्ठानिक दृष्टि से सर्वोच्च है। किसका आंसर है? ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फटाफट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ख़त्म हो गया ये। राइट, ये आपका फर्स्ट था असाइनमेंट का क्वेश्चन। सेकंड आपका असाइनमेंट का आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है, फारसी साम्राज्य। ये मैंने बहुत अच्छे से अलग से एक चैप्टर भी डाल रखा है, अलग से इसका एक वीडियो भी डाल रखा है मैंने। ठीक है, फटाफट करते हैं। फारसी साम्राज्य है, सबको पता है, बड़ा और विकसित साम्राज्य है। आप यहाँ से मेरे सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी इसको देख सकते हैं, सेम वही है। ठीक है, 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक कायम रहा और सिकंदर के आक्रमण के समय इसका अंत हो गया। फारसी साम्राज्य में आधुनिक ईरान, इराक, राइट, जो आपका मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम के अंदर अगर है तो, ये मैं आपको ये रहा, इस तरफ आपका जैसे कि ये पाकिस्तान है, ईरान, सऊदी अरब, ये इस तरफ आपका ये जो एरिया है ये सारा क्या है, फारसी साम्राज्य था पहले, जो अब ईरान है। ठीक है, ईरान, इधर इराक था। ठीक है, यहाँ पर आपका भूमध्य सागर आ जाता है ऊपर की तरफ, फिर यूरोप इस तरफ आ जाते हैं। राइट, तो इस तरीके से जो ईरान है सबसे बड़ा एरिया था, इसका जो इसकी स्थापना साइरस महान ने की थी। ठीक है, फारसी साम्राज्य में आधुनिक ईरान, इराक, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे आते हैं और ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। ईरान का मूल राग ईरानी पठार है और इराक को मेसोपोटामिया कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि इराक आपका मेसोपोटामिया है, ईरान आपका फारसी साम्राज्य है। अनातोलिया आधुनिक तुर्की है और मध्य एशिया में, आज मध्य एशिया के अंदर कौन कौन से राज्य आते थे? अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और शामिल थे। ठीक है, ईरान मूलतः मेदियाइयों ने साम्राज्य स्थापित किया था, परंतु अकामेदिनियाओं ने उनको हराया और पश्चिमी एशिया, अनातोलिया, मिस्र में मिलाकर बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, अकामेदियाई, जिसको अकामेडिया, कहीं पर अकेमेनिया, एक साम्राज्य, ये सारे एक ही नाम है जिसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस किया है। राइट, तो पुराने फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है और ये बहुत
विस्तृत था और इसी कारण इसे अलग अलग प्रकार के जातीय और भाषीय समूह रहते थे। मतलब अलग अलग यहाँ पर जो धर्म थे, अलग अलग धर्म के जाति के लोग एक साथ रहते थे, ठीक है। इसलिए जो पश्चिमी एशिया में स्थित एक प्राचीन इराक साम्राज्य था और विविधता के कारण साम्राज्य बहुत समय अखंड बना रहा। अकामेदनियाई मूलतः पर्सिया में रहने वाले थे। ईरान का परसा क्षेत्र था, इसलिए इस साम्राज्य को फारस कहा जाने लगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे ऐसे ही समझ आ जाएगा, ओके। फारसी साम्राज्य की स्थापना साइरस महान ने की थी और इस साम्राज्य के जो सुदृढ़ीकरण है वो साइरस ने किया था और दायरस ने किया था, जो उनके पुत्र थे, ठीक है। साइरस महान 559 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व तक, यानी कि साइरस, इस तरीके से इंग्लिश में साइरस ऐसे लिखेंगे। साइरस महान ने सबसे पहले मेदियाइयों को हराया, फिर साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली, ठीक है। साइरस ने बेबीलोनिया को हराने के लिए अकामेदनियाई साम्राज्य की स्थापना की। मतलब उन्होंने बेबीलोनिया को हराने के लिए पहले अपना एक साम्राज्य बनाया अकामेदनियाई को, किसने? साइरस महान ने। फिर उसने 529 ईस्वी में बेबीलोनिया पर आक्रमण किया और पूरे बाल्कन प्रायद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया और इस साम्राज्य की राजधानी फारस आधुनिक ईरान थी, ठीक है। साइरस ने बेबीलोनिया के बाद मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीया को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। बेबीलोनिया एक प्राचीन क्षेत्र है जो आज का इराक है, ठीक है। प्राचीन बेबीलोनिया मेसोपोटामिया का हिस्सा है, ठीक है। बेबीलोनिया इराक है, उसको बेबीलोनिया मेसोपोटामिया का हिस्सा है, इसका मतलब वो मेसोपोटामिया आपका इराक है। सिंधु घाटी पर विजय प्राप्त की 535 ईसी से 528 ईसा पूर्व, जिसे सिंधु घाटी बेसिन और गांधार क्षेत्र आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा तक था। ये मैंने इसलिए ये जो वर्ड्स हैं ये इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपके दिमाग में एक तरह का मैप सा बन जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, क्या थी, राइट। कि जो हम जिसे गांधार बोलते थे, जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र था, वो भी जो है सिंधु घाटी के बेसिन के अंदर आ रहा था। पाकिस्तान का भी हिस्सा था, उत्तर पश्चिमी हिस्सा तक था आपका जो सिंधु घाटी पर की जो सभ्यता है सारी, ठीक है। बाल्कन, काला सागर, थ्रेस, ये मेसोपोटामिया के कुछ क्षेत्र हैं। एक तरह का आपका माइंड मैप हो जाएगा कि ये क्या क्या क्षेत्र हैं क्योंकि जब स्टार्टिंग में 4 साल पहले जब इसको पढ़ा था तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सा देश क्या है, कौन सा किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसलिए साफ साफ पॉइंट लिखे हुए हैं, राइट। जो इराक है वो आपका मेसोपोटामिया है, राइट, और जो आपका ईरान है वो आपका फारसी साम्राज्य के अंदर आता है, ठीक है। आपको जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो ये है, साइरस और दायरस प्रथम के शासनकाल में फारसी साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, राइट। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर तो दिखाया होगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, साइरस और दायरस शासनकाल की फारसी साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि प्राचीन यूनानी लेखक हेरोडोट्स आपको याद रखना है, क्योंकि MHI जब 103 आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो हेरोडोट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो यूनानी लेखक है, ठीक है। क्योंकि आपको सेकंड पार्ट में आपको लेखकों के बारे में और नगरीकरण के बारे में ही पढ़ना है। पूर्वी ईरान में खानाबदोश जनजातियाँ मसागेटे जनजाति के खिलाफ लड़ाई के दौरान मारे गए थे, ठीक है। ये किसका था? हेरोडोट्स के कहना था कि वह पूर्वी ईरान में खानाबदोश जनजाति मैसागेटे और जनजाति के खिलाफ लड़ाई के दौरान मारे गए थे। उसके बाद आ जाता है साइरस महान के बाद उनके पुत्र कैम्बिसेस, जो साइरस थे उनके बाद उनके पुत्र थे कैम्बिसेस द्वितीय ने फारस पर शासन किया और कैम्बिसेस द्वितीय ने अपने पिता के बाद लगभग 530 ईसा पूर्व तक गद्दी संभाली, साम्राज्य का विस्तार किया, राइट। कैम्बिसेस ने मिस्र पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य को आगे बढ़ाया, ठीक है। यूनानी साहित्य में कैम्बिसेस को पागल और क्रूर और सन की शासक भी कहा गया है, क्योंकि उसने मिस्र की परंपरा का कोई सम्मान नहीं किया, क्योंकि वो मिस्र को हथियाना चाहता था तो उसने उसकी परंपरा का कोई सम्मान नहीं किया था, उसको अपने में मिला लिया था, ठीक है। मैं आपके लिए कर रही हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ऑलराइट। कहीं पर किसी का छूट जाएगा तो मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है। कैम्बिसेस ने अपनी सत्ता को वैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए वहाँ के सम्राट जो मतलब मिस्र में चाहता था कि मेरे को वो मान ले, अपना राजा मान ले, तो उसने उसको क्या किया, उसने वहाँ के प्रतीकों को अपनाया, वहाँ का विश्वास दिलाया लोगों को कि मैं एक अच्छा राजा बनूंगा। कैम्बिसेस ने अपने पिता की नीतियों को जारी रखते हुए साम्राज्य का विस्तार किया और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने का काम किया।
कैमिसिस ने परसेपोलिस है ना में एक महल और खजाने का निर्माण शुरू किया और जो बाद में फारसी साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। उसके बाद आ जाता है डेरियस प्रथम। ये हर बार क्वेश्चन में आता है, डेरियस या साइरस दोनों ही हर बार क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में आपका आर्क है, राइट। अभी मैं आपको जो जून का जो क्वेश्चन पेपर बच्चों ने भेजे हैं मेरे को, उसको भी आपका प्रीव्यू दूंगी, उसकी भी एक वीडियो लेक्चर अभी आ जाएगी आपके पास। कैमिसिस का पुत्र डेरियस प्रथम, जिसे डेरियस द ग्रेट कहते हैं, उसने साम्राज्य को मजबूत किया और उसकी सीमाओं का विस्तार किया और प्रशासन में सुधार किया। डेरियस प्रथम ने इस साम्राज्य की एकीकृत करने का प्रयास किया और डेरियस ने फारसी साम्राज्य को अपनी चरम सीमा तक पहुँचाया, राइट, जिसे आज ईरान, इराक, तुर्की, मिस्र, मध्य एशिया कहा जाता है। डेरियस ने साम्राज्य को 20 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। और डेरियस साम्राज्य को 20 प्रांतों में जिसने डेरियस ने उसको बांटा था, उसको क्षत्रप कहते हैं। अगर आपका एग्जाम में क्षत्रप भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पूरा ये डेरियस के बारे में ही एक्सप्लेन करना है, राइट। शाही सड़कें बनाई, पूरे साम्राज्य में शाही सड़कों का निर्माण करवाया। डेरियस जो राज्य था, डेरियस ने राज्य को एक संपर्क भाषा देने का भी प्रयास किया कि मतलब एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कॉमन हो, राइट। एक संपर्क करने की भाषा को भी उसने देने का प्रयास किया था। और व्यापार में सुविधा हुई, एकीकरण किया, किससे? संचार से। ये यहाँ की लाइन है, ठीक है। जिससे संचार और व्यापार में सुविधा हुई और जिसने अपने एकीकृत सिक्का व्यवस्था, एकीकृत मापतोल की व्यवस्था की, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, अपना खुद का ही एक सिक्का बनाया, ठीक है, जिससे उसको व्यापार में एक मानकीकृत मुद्रा बनाई, राइट। तो उसको सिक्का ढालने का काम जिसे कहते हैं, राइट, वो किया, जिससे उसको व्यापार में भी तरक्की हुई, ठीक है। मानकीकृत मुद्रा जिसको डेरियस कहा था वो शुरू की, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में आसानी हुई। और उसने मिस्र के लिए कानूनों का एक संहितकरण लॉ तैयार किया था। मिस्र को भी अपने राज्य में मिला लिया था, इसलिए उसने मिस्र के लिए भी एक कानून बनाया था। फारस तथा यूनान के बीच हमेशा ये पता है कि दोनों फारसी साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य आपस में क्या है, वो एक आपस में प्रतिद्वंदी है, आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। यूनानी साम्राज्य आपको अलग से वीडियो लेक्चर में डाल रखा है। डेरियस ने यूनान पर आक्रमण किया, लेकिन उसे पूरी तरीके से वो जीतने में सफल नहीं हो पाया। डेरियस ने यूनान को जीतने का प्रयास किया, लेकिन 490 ईसा में मैराथन की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। डेरियस प्रथम ने माइनर, अस्मेनिया, फिलिस्तीन, मिस्र, अरबिया, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था। फारस और यूनान के बीच कई वर्षों तक युद्ध चलते रहे और जिसे ग्रीक फारसी और यूनान फारसी युद्ध भी कहा जाता है, ओके। यह युद्ध 499 ईसा पूर्व से 449 ईसा पूर्व तक चलता रहा और यह लड़ाई 50 वर्षों तक चलती रही। और इसी युद्ध को हेरोडोटस ने अपने लेखन में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। साम्राज्य और यूनानी शहर राज्यों के बीच हुए संघर्ष की एक श्रृंखला थी, विशेषकर एथेंस और स्पार्टा। ये यूनान के जो है स्वतंत्र राज्य थे, जो कि आपस में एथेंस और स्पार्टा फारसी साम्राज्यों के साथ लड़ते रहते थे। और यह युद्ध 2 अवधियों तक पूरा हुआ। पहला 499 से 499 से 490 ईसा पूर्व में डेरियस प्रथम ने यूनानी शहरों पर आक्रमण किया, लेकिन मैराथन की लड़ाई में वो हार गया। मैराथन यानी कि यही वाली जो लड़ाई है यूनान के साथ। फिर 486 ईसा पूर्व के आसपास डेरियस प्रथम की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद जो उसका पुत्र था जेरेक्स, ठीक है, जेरेक्स प्रथम ने एक विशाल सेना के साथ फिर से यूनान पर आक्रमण किया और 480 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व तक उसने, लेकिन प्लेटिया की लड़ाई में वो हार गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। यूनानी शहर राज्यों की जीत ने फारसी साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया था, राइट। इसे थर्मोपैलस और सलासिल जैसे प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी जाती। अतः 479 ईसा पूर्व में प्लाइटिया के युद्ध में यूनानी सेना ने फारसियों को खदेड़ दिया था, ठीक है। जो यूनानी शहर थे वो यूनानी शहर राज्यों को जीतने फारसी साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया था। जब यूनानी जो राजा था, जो यूनान को स्पार्टा और जो एथेंस थे, ये सब लड़ाई में हार रहे थे, ये लोग जीत रहे थे, फारसी साम्राज्य हार रहा था। तो इसमें जो थर्मोपैलेस और सिलसिला, ये इनकी जो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ थी वो 479 ईसा पूर्व में इसका जो प्लेटाई के युद्ध में यूनानी सेना ने फारसियों को खदेड़ दिया था,
राइट। तो ये इस पॉइंट के बाद आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, राइट। फारस के राज्यों में आपसी संघर्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। फारस के पतन का यह भी एक कारण था क्योंकि वहाँ पर वो कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि डायरस तो मर गया था, तो उसके पुत्र जो थे वो भी उसको संभाल नहीं पा रहे थे और यूनानी साम्राज्य जो है शक्तिशाली होता जा रहा था, एथेंस और स्पार्टा, तो वो इससे लड़ाई करते रहते थे और फिर अंत में फारसी साम्राज्य हार गया। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण ने फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली और फारसी साम्राज्य का पतन हुआ और उस समय वहाँ का शासक डायरस तृतीय था और 7वीं शताब्दी में अरबियों ने फारस पर अपना आक्रमण किया और जिससे एकाधिकार तौर पर फारसी साम्राज्य का अंत हो गया। अरबियों ने उन पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, ये मैंने सिकंदर के बारे में थोड़ा सा लिखा है जो यूनान का था, राइट। तो ये है आपका फारसी साम्राज्य, ये सेकंड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, ये तो फिफ्थ है। जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे मैराथन तो एग्जाम से पहले आपकी आएगी। आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के विचार बताइए। आपको यूनानी साम्राज्य मेरी ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चाहिए MHI 101 में आपको सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, राइट। यूनानी साम्राज्य, फारसी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, दास प्रथा, राइट, समुद्री व्यापार, अरबी व्यापार, बंजारा, ये सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है यूनानी दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसोफर, जिन्होंने यूनान के बारे में, यूनान का इतिहास लिखा। ठीक है, तो प्राचीन यूनान की सभ्यता लगभग ये 31 लिखा बेटा, ठीक है, 31 3100 ईसा पूर्व तक की है, पुरानी है। और प्राचीन जो यूनानी ग्रीस के उदय से पहले कांस्य युगीन सभ्यताएं थीं। आपको मैंने बताया है कि कांस्य का उपयोग सबसे पहले किया गया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यताएं भी कहा जाता है, राइट। प्राचीन यूनानी सभ्यता को कई भागों में बांटा गया है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। ओके, मिनोआई सभ्यता सबसे पहले थी, 3100 ईसा पूर्व से 1100 तक थी यूनाई। इसमें जो है अलग अलग सभ्यताएं हैं। ठीक है, वो कितनी सभ्यताएं हैं, 1 2 3 4 5 सभ्यताएं इसके अंदर आती हैं यूनान के अंदर। ठीक है, पहले है मिनोआई सभ्यता, माइसीनियाई सभ्यता, अंधकार युग आया था, राइट। फिर उसके बाद पुरातन काल आया था, फिर क्लासिक युग आया था, राइट। तो ये सारी जो युग है, ये सारी जो सभ्यताएं हैं, ये मेरे आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा यूनानी साम्राज्य के अंदर। ठीक है, सीधा हम यहाँ से जल्दी पढ़ते हैं। ये सारी सभ्यताएं हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक इसमें ऐड किया है आपके लिए, ताकि आपको समझ आए कि हम जिस लेखक ने लिखा है वो इन सभ्यताओं के बारे में लिखा है। सबसे पहले मिनोआई सभ्यता, फिर माइसीनियाई सभ्यता, फिर अंधकार युग आया था, जो लगभग अंधकार युग इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई भी वैज्ञानिक विशेषज्ञ मतलब वैज्ञानिक खोज नहीं हुई, कुछ भी लेखक कार्य नहीं हुआ है और इसमें सिर्फ एक ही कवि था, होमर कवि था, इसको होमरिक युग कहा जाता है, जिसने कि 2 काव्य लिखे थे, सिर्फ इलियड और ओडिसी, राइट। इसलिए इसको अंधकार युग कहा जाता है। पुरातन काल जो होता है ये 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था, जिसमें कि एथेंस और स्पार्टा ये 2 यूनानी साम्राज्य थे, यूनानी राज्य थे। जो यूनान के अंदर 2 ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने आप को जीत कर, मतलब दूसरों को हरा कर अपने आप एक अलग ही स्वतंत्र राज्य अपने आप को घोषित कर दिया था, एथेंस और स्पार्टा ने। क्लासिक युग में 480 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व जब कि बौद्ध धर्म भी आ गया था इसमें, तो फारसी युग के बाद सिकंदर महान की मृत्यु तक था, राइट। तो क्योंकि सिकंदर आपका यूनान गए थे। प्राचीन यूनान में सबसे प्रमुख दार्शनिक चिकित्सक आपके हिप्पोक्रेटस, ये मैंने बुक के सारे लिखे हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, वही हैं, हिप्पोक्रेटस थे। उन्होंने दुनिया भर में चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। हिप्पोक्रेटस ने ही चिकित्सा को अंधविश्वासों और जादू टोने से अलग करके एक तर्कसंगत विज्ञान का रूप दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गैलेन यह भी प्राचीन यूनान के दूसरे महान चिकित्सक और दार्शनिक थे। उन्होंने शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी पर गहराई से शोध किया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, पढ़ेंगे वैसे ही समझ आ जाएगा आपको। ओके, यूनान के प्राचीन दार्शनिक थेल्स, एनेक्समेंडर, एनेक्समेनीज, ये सारे आपकी बुक के हैं जो 600 ईसा पूर्व में प्रतिपादित किए गए और ये सुकरात से भी पहले के हैं। इसको पूर्व सुकरात लिखा है बेटा, ये सुकरात नहीं है, ता है, ठीक है। सुकरात के मतलब पूर्व सुकरात से प्री सुकरात फिलोसोफर थे। इन्होंने दुनिया में पहली बार देवी देवताओं को छोड़कर, कौन, ये तीनों थेल्स,
एनेक्समेनीज, राइट। इन्होंने दुनिया में पहली बार देवी देवताओं को छोड़कर तर्क और विज्ञान के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया। इन्होंने प्रकृति के आधार पर तत्व वायु, जल, जमीन और उन्हें चलने वाली शक्तियों के संबंध में भी चर्चा की गई। अन्य जो दार्शनिक थे उसको पाइथागोरस हुए, जो आत्मा में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उन्होंने मुख्य रूप से ज्यामितीय सिद्धांत पर बल दिया। चिकित्सा के रूप में हिप्पोक्रेटस क्लासिक युग में के महान चिंतक थे। अब आपको यहाँ पर क्लासिक युग पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने क्लासिक युग एक्सप्लेन किया है कि क्लासिक युग कौन सा था। क्लासिक युग 480 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक था, राइट। ये एथेंस और स्पार्टा में जब यहाँ पर लड़ाई अपने स्वतंत्र कर लिया तो उसके बाद लेखन कार्य में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, विज्ञान विकसित हुआ, धातु की खोज हुई, राइट। औजार बने, खेती का विकास हुआ, हर चीज़ का विकास हुआ यहाँ पर इस सभ्यता का, इसलिए इसको क्लासिक युग कहा जाता है। तो वही चीज़ इसमें लिखी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका हेरोडोट्स। मैंने बताया ना आपको, यूनान के इतिहासकार हेरोडोट्स को इतिहास का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जाना कि शाखा के रूप में अपनी पहचान बनाई। बेटे ये ज्ञान लिखा, ठीक है, ज्ञान की शाखा में अपनी पहचान बनाई। सुकरात, प्लूटो और अरस्तु ये क्लासिक युग यूनानी दार्शनिक के सर्वश्रेष्ठ चिंतक माने जाते हैं। अब आपको पता चल जाएगा क्लासिक यूनानी दार्शनिक कौन थे, क्लासिक युग कौन सा था। ये तीनों महान दार्शनिक पश्चिमी दर्शन शास्त्र के त्रिमूर्ति माने जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, लेकिन उनके जो विचार थे, उनके शिष्य प्लूटो जो है, प्लेटो, वो उन्होंने उनके जो विचार थे उनको आगे बढ़ाया, उनको प्रचार किया। प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे और उन्होंने विज्ञान और तर्कशास्त्र की नींव रखी। सुकरात जो है उनका विचार क्या था कि ज्ञान ही सद्गुण है और अज्ञानता सारे पापों की जड़ है। उन्होंने सुकरात पद्धति यानी कि सुकरात मेथड दी, जिससे सीधे सवाल पूछे स्वयं तक पहुंचा जाता है। उनका प्रसिद्ध कथन था कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने जो लेखन कार्य था, सुकरात ने कोई पुस्तक या ग्रंथ नहीं लिखा था, लेकिन उनके जो विचार थे केवल उनके शिष्यों ने ही इसको आगे बढ़ाया था। प्लेटो क्या है? प्लेटो ने एथेंस में दुनिया की पहली उच्च शिक्षा संस्था एकेडमी की स्थापना की 427 से 434 ईस्वी। तो प्लेटो का मानना था कि भौतिक दुनिया आंखों से देखते हैं और असली सच्चाई नहीं है, बल्कि यह उस आदर्श और शाश्वत दुनिया की मात्र एक छाया है जो विचारों की दुनिया में मौजूद है। आदर्श राज्य रिपब्लिक, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जहां राज्य की कमान किसी राजा के बजाय एक दार्शनिक राजा के हाथों में होनी चाहिए, जो बुद्धि और ज्ञान की पूर्वपूर्ण हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, पढ़ते ही समझ आ जाएगा। अरस्तु कौन थे? अरस्तु भी दार्शनिक थे, ये प्लेटो के शिष्य थे और इनके विचार थे कि इनके विचार अपने गुरु से भिन्न थे। वह प्लेटो की इस विचारधारा के असहमत था। वास्तविकता को समझने के लिए अनुभव आवश्यक नहीं है। वह विज्ञान का विद्यार्थी था और उसने वनस्पति और पशुओं को अध्ययन किया था। उनका मानना था कि ज्ञान केवल विचारों की ही दुनिया नहीं है, बल्कि इस वास्तविकता भौतिक दुनिया के निरीक्षण, अनुभव और विज्ञान से मिलता है। स्वर्ण माध्यम मार्ग नैतिकता के बारे में उनका विचार था कि महानता और सदाचार हमेशा दो अतिवादी सीमाओं के बीच का संतुलन रास्ता अपनाने में होता है। राइट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। राजनीतिक और जीव विज्ञान पर गहरा काम करते हुए उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। राइट, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। मैनोर क्या है? मैंने आपको जो सामंतवाद के 4 चरण बताए, 2 चरण बताए थे, जिसमें कि सामंतवाद क्या होता है, राजा होता है वो अपनी इतनी बड़े जो पूरा इतना बड़ा राज्य बहुत उसका जो क्षेत्र होता है उस पर सब जगह तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है कि जो लॉर्ड्स होते हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, अधिपति होते हैं, उनको छोटे छोटे भूभाग दे देता है। फिर उन भूभागों पे ये क्या करते हैं, उन भूभागों के भी छोटे भूभाग जागीरदारों को, वसाल को दे देते हैं। तो वसाल इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपकी सेवा करूँगा, आपको लगान दे दूँगा और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको
श्रम सेवा और जो कहते हैं कि किसान को एज ए सैनिक बना के मैं आपको सैनिक सेवा प्रदान करूंगा। ठीक है, तो मातहत पर होने वाले मुकदमों, ये क्या इनको मातहत बोला जाता है, और बदले में लॉर्ड जो कहता है इस पे होने वाले कोई भी मुकदमा होगा तो उससे उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो उसके खिलाफ जो भी मुकदमा होगा उस पे वो लड़ाई उस मुकदमा लड़ेगा। ठीक है, फीफ क्या होता है? फीफ एक भूभाग होता है जो कि अधिपति के पास होता है, और वो क्या करता है उस जमीन पर और जो किसान जमीन पर किसान मेनोर और जो मेनोर कहा जाता है वो एक तरह का भूभाग होता है जिस पर कि किसान और कहते हैं कि उसको विलेजर्स दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। उनको एक तरह के तो श्रम किसान होते हैं जो कि बिना कहते हैं मजदूरी के बेकार मजदूर होते हैं, उनसे अपनी ज़मीन पर खेती कराते हैं। ठीक है, इसमें दो व्यवस्था है, मैनोर व्यवस्था है। ठीक है, मैनोर किसी इंसान का नाम नहीं है, मैनोर एक तरह का क्षेत्र होता है। बिल्कुल सिंपल है, आपको ये डायग्राम इसमें बनाना है। ठीक है, इसकी सामंतीवादी व्यवस्था अगर आपको देखनी है तो ये मैंने बहुत बड़ा इसका जो टॉपिक है ये दैट इज़ आपका सामंतवाद के 2 चरण थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सामंतवाद होता क्या है। राइट, ये मैंने आप वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हैं। आपको ये वाला पार्ट भी आधा उसको आपको ऐड करना है, अगर आंसर बढ़ाना है एग्जाम में तो ये वाला पार्ट भी आपको सामंतवाद भी बता सकते हैं। तो ये जो मैनोर है ये वही ज़मीन है जो कि राजा कुलीन वर्ग को लॉर्ड्स को देता है, अधिपतियों के पास होती है, उनके पास निजी जो उनकी जो संपत्ति माना जाता है। यूरोप की सामंती व्यवस्था में मैनोर कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि सामंत की विशाल जागीर और भूमि का एक आत्मनिर्भर क्षेत्र होता है। एक तो होता है जो जागीरदारों को देता है, एक वो अपने पास खुद रखता है। राइट, ये वो वाला हिस्सा है मैनोर। राइट, इसका डायग्राम ले लीजिए। ठीक है, मैनोर एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सामंत का निवास, इसमें कृषि भूमि होती है, उसका अपना मतलब एक तरह का आत्मनिर्भर होता है, वो जागीरदार के पास नहीं होता है। चारागाह होता है, उस पर आश्रित किसान और सर्फ रहते हैं। मैनोर में सबसे अधिक जनसंख्या कृषि दासों की होती है जिसे सर्फ कहा जाता है। वे काश्तकार थे परंतु कानूनी रूप से उन्हें खेत छोड़ने की आज़ादी नहीं थी, वो खेत नहीं छोड़ सकते थे, पर उन पर अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए थे। वे संपत्ति बेच और खरीद नहीं सकते थे। ठीक है, कौन? जो वहाँ पर मैनोर में काम करने वाले किसान और मजदूर होते हैं। इसमें एक विलेजर्स भी आएगा जिसे व्यांग कहा जाता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। वे मजदूरी नहीं कर सकते, मतलब वेतन नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे, और व्यंग यानी कि विलेजर भी इनका हिस्सा होता है, जो सर्फ में एक महीन अंतर होता है। सर्फ और व्यंग, आपकी बुक में व्यंग लिखा है, व्यंग और उसको विलेजर बोला जाता है वैसे तो। ठीक है, में अपने अधिपति लॉर्ड के संबंधों की दृष्टि से आज़ाद नहीं था, परंतु अन्य मामलों में उसे आज़ादी मिली हुई थी। अधिपति के खेतों में काम करने के लिए व्यंग विलेजर परिवार से एक व्यक्ति सप्ताह में 3-4 दिन लिखा है दिन जाया करता था। ठीक है, 3-4 दिन वहाँ जाया करता था और विलेजर को खेती से जुड़े सारे कार्य करने पड़ते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम कम है। ओके, व्यंग को शादी करने पर जो कहता है कि फॉर मैरिज नामक दास शुल्क अदा करना पड़ता था। राइट, जो विलेजर थे उनको शादी करने के लिए जो कहता है टैक्स देना पड़ता था, जो कि हेरियोड यानी कि शुल्क देने वाला शुल्क के रूप में उसका सबसे अच्छा जानवर ले लेता था। कृषि दास के लिए अधिपति लॉर्ड स्वयं शादी के लिए लड़की पसंद करता था। कृषि दास को प्रत्येक वर्ष हेरियोड जो उत्तराधिकारी होता है उसको ताइले बोलता है, जो टैक्स होता है उसको ताइले बोलते हैं। संपत्ति पर धन कर और व्यक्ति कर जिंदा रहने के लिए तो इतना टैक्स उनको देना पड़ता था उस जमीन पर काम करने के लिए। किस पे? मैनोर पे। तो मैनोर व्यवस्था एक अलग कर्मचारी वर्ग का उदय हुआ जिसकी उत्पत्ति विलेजर और पूर्ण स्वामित्व वाले किसानों के बीच में हुई थी। ये मैनोर की अर्थव्यवस्था की देखभाल करते थे और इस मैनोर के जो स्वामी को मैनोर लॉर्ड कहा जाता था, और जो किसानों और सर्फ से खेती करवाता था और उन्हें सुरक्षा देता था। मैनोर लॉर्ड कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग के सदस्य होते थे। राइट, आपकी बुक में तो बहुत थोड़ा सा दे रखा है आंसर, ये मैंने जहाँ से जैसे करके बनाया आपके लिए आंसर। ठीक है, इन्हें राजा या बड़े सामंतों द्वारा भूमि का या टुकड़ा मिला होता है। मैनोर लॉर्ड जो होता है उसके काम
और अधिकार क्या है? भूमि प्रबंधन, कृषि कार्य, फसलों का चक्र, देखरेख करना, न्याय करना, किसका? मैनोर लॉर्ड, जो मैनोर का अधिपति होता है। मैनोर अदालत के जरिए जागीर के अंदर विवादों का सुलझाना और सजा देना, सुरक्षा देना, भारी खतरों से अपने क्षेत्र और रहने के लिए वाले किसानों की रक्षा करना, ठीक है। कर वसूलना, किसानों से उनकी उपज और श्रम के रूप में कर लेना, किसानों सर्फ के काम करना, वे लॉर्ड को निजी जो किसान जो सर्फ होते हैं उनका काम क्या होता है? वे निजी ज़मीन पर हफ्ते में कई दिन मुफ्त, ठीक है, मुफ्त श्रम यानी बेकार करते थे और बदले में उन्हें अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ज़मीन का एक छोटा हिस्सा मिलता था, ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन है, राइट। आपका 5th क्वेश्चन आ जाता है 15वीं शताब्दी में समुद्री व्यापार, राइट। तो समुद्री व्यापार जो है वो अरबी व्यापार 8वीं और 9वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। आपको ये डायग्राम मैं ऑलरेडी ये पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये देखिए, समुद्री व्यापार आपका 10वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। अरबी जिसे कहते हैं, अरबी मुसलमानों ने किया था, सऊदी अरब से व्यापार शुरू हुआ था। इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर है समुद्री व्यापार, राइट, जो 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। लेकिन आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है दैट इज़ 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 15th सेंचुरी में। आपका जो ये वाला क्वेश्चन है दैट इज 15वीं शताब्दी में भारत में के समुद्री व्यापार का विवरण दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि समुद्री व्यापार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डिगामा 1498 में वास्को डिगामा आया, केरल के कालीकट बंदरगाह में आया था, ठीक है। इसने यहाँ से मसाले ले गया था और मसाले जब वो उसने अपने देश में जाके बेचे तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। फिर दोबारा आया, ठीक है, फिर वो वहाँ पर से अल्मीड़ा आया, फिर वो वहाँ का गवर्नर बना, उसने यहाँ पर एक फैक्ट्री खोली। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आ गए, राइट। तो अंग्रेज़ों ने भी अपनी मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली। इतने में ही इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा होने लग गई, तो पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया गोवा को, ठीक है। गोवा में पूरा अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, कारखाने खोले, अपनी बस्तियां खोली, ठीक है। पुर्तगाली 1961 में आज़ाद हुआ था। इस अभी भी गोवा में आधे से ज़्यादा पुर्तगाली हैं। क्यों? क्योंकि अल्मीड़ा ने एक जो नीति अपनाई थी, विवाह नीति अपनाई थी कि हिंदुस्तानी लड़कियों के साथ शादी करवा दी थी अपनी सेनाओं की, ठीक है। तो इस वजह से पुर्तगाली में अभी भी गोवा के अंदर अभी भी पुर्तगाली रहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री खोली। उसके बाद उन्होंने 1613 में सूरत में अपनी स्थायी फैक्ट्री खोली थी। फिर बंगाल में अंग्रेज़ों ने 1651 में अपनी फैक्ट्री खोली। उसके साथ साथ डच भी आए थे। डच ने 1605 में अपनी फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम में, राइट। फिर डच ने 1605 में, अंग्रेज़ों ने 1613 में, और फिर अंग्रेज़ों ने मद्रास में, बंगाल में, ठीक है। फ्रांस ने भी अपनी सूरत में 1668 में, पौंडुचेरी में फैक्ट्री खोली। तो ये मैं पूरी ऑलरेडी समुद्री व्यापार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है बेटा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उन्होंने सीधा पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सारे हमारे बंदरगाहों पे आए थे। उन्होंने व्यापार किया और हमारे देश का विऔद्योगीकरण किया और अपने देश का औद्योगिकरण किया, ठीक है। और जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने तो फ्रांस को सबको लड़ाई में, कर्नाटक युद्ध जो था वो इसी वजह से था, हरा कर उन सबको भगा दिया। और लास्ट में अंग्रेज़ ने मुग़लों को भी हरा कर, मराठाओं को, मुग़लों को, और मैसूर युद्ध ये सब करके उन्होंने क्या किया कि जो राजनीति है उसमें भी अपना स्थापत्य अधिकार कर लिया। बंगाल पे भी अपना पूरा शासन कर लिया और अपनी फैक्ट्री खोली, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने पूरा व्यापार के साथ साथ हमारे देश के ऊपर अपना राजनीतिक अधिकार भी कर लिया और हमारे देश को क्या कर दिया? औपनिवेशिक कर दिया, यानी कि गुलाम बना लिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। आपको 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। कोई छूट जाए तो आप इसका PDF ले सकते हैं, बट PDF पेड है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है, राइट। सारा ही मैंने स्क्रॉल कर दिया है, ओके, ठीक है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।